हेलो एंड वेलकम टू मिलर टाइम्स। मैं हूं शमस कासमी और आप देख रहे हैं मिलर टाइम्स। और मेरे साथ आज वो सब खवातीन हैं जिन्होंने शाहीन बाग प्रोटेस्ट में नुमाया किरदार अदा किया था, और आज वो सब सिंघू बॉर्डर पर या टिकरी बॉर्डर पर या उन तमाम जगहों पर मौजूद है जहां किसान आंदोलन चल रहा है। एक तरीके से कह लीजिए कि महीना भी वही है और अंदाज भी वही है, सरकार का रवैया भी वही, यानी शाहीन बाग और किसानों का आंदोलन दोनों में सब कुछ एक होता दिख रहा है। अब सिर्फ एक चीज के एक होने का इंतजार है, वो ये है कि क्या किसानों का आंदोलन 101 दिन से पहले खत्म हो जाता है, 101 दिन के बाद भी जारी रहता है। शाहीन बाग मूवमेंट में और जो ये किसान आंदोलन चल रहा है दिल्ली के तमाम सीमाओं पर, उसमें कुछ भी डिफरेंस नहीं है। अगर एक डिफरेंस है तो ये है कि शाहीन बाग जो था वो एक गांव था, और जो किसान आंदोलन है वो एक पूरा विश्व है। उसमें पूरा विश्व शामिल हो चुका है। ये एक जन आंदोलन बन चुका है। लेकिन इस आंदोलन ने जो प्रेरणा ली है, जो प्रेरणा का स्रोत है, वो शाहीन बाग है। अगर शाहीन बाग नहीं होता तो ये किसान आंदोलन भी नहीं होता। और शाहीन बाग से प्रेरणा लेकर जो आंदोलन चला है, वो आंदोलन में हर आवाज उठाई जाएगी। इस किसान आंदोलन में सिर्फ 3 जो काले कानून हैं, जो सरकार ने इन हमारे देश के किसानों से बिना बात किए जो काले कानून पास किए हैं, और इसमें किसानों की लूट और पूंजीपतियों की और कॉरपोरेट घरानों की पूरी पूरी छूट जो दे दी गई है, उनको देश के किसान मजदूरों को लूटने के लिए खुला छोड़ दिया गया है। और काला बाजारी और जो जमाखोरी है, वो भी खाद्य वस्तुओं की, जो कि बिल्कुल अमानवीय है, उसकी छूट इन कॉरपोरेट घरानों को दे दी है। तो ये जो आंदोलन है जनता का आंदोलन बन चुका है। और जब तक सरकार इस आंदोलन को, इस काले कानूनों को वापस नहीं ले लेती है, तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। और ये आंदोलन जो है, ये बिल्कुल सांप्रदायिकता से दूर है कि आंदोलन चलता रहेगा जब तक सरकार ये तीनों काले कानून वापस नहीं ले लेती है। बहुत शुक्रिया साइमा खान। शाहीन बाग की खवातीन का, महिलाओं का, किसानों को कितना सपोर्ट मिल रहा है? आप लोग सपोर्ट कर रही है, नहीं कर रही है? जी, हम या खासतौर से सिखों ने बहुत सपोर्ट किया था शाहीन बाग को। देखिए, बिल्कुल सपोर्ट कर रहे हैं। और ये बात यहाँ सिर्फ उनकी सपोर्ट करने की नहीं है, वो उन्होंने हमें सपोर्ट किया था, उसका हम सम्मान करते हैं। पर यहाँ फिर से जैसे कि एनआरसी और सीए की बात आती थी, तो कुछ लोगों को समझ नहीं आया था, क्योंकि वो भी पूरे देश के लिए हानिकारक था। और ये कानून आए हैं तो ये भी पूरे देश के लिए हानिकारक है। और शाहीन बाग की महिलाएं भी, बल्कि पूरे भारत देश की महिलाएं भी इस कानून के विरोध खड़ी हैं और पुरजोर विरोध करती हैं। और मैं बताना चाहूंगी कि यूपी में भी महिलाएं इन काले कानूनों के खिलाफ खड़ी हैं। यूपी में भी किसान महिलाओं ने आंदोलन किया है। बाकी वहां की सरकार इतना ज्यादा डरा के रख रही है, इतना ज्यादा प्रशासन हावी है कि वहां कुछ नहीं करने दे रहा, आवाज नहीं उठाने दे रहा। पर फिर भी ऐसे में भी वो लोग आंदोलन कर रहे हैं, जैसे भी हो सकता है वो आंदोलन कर रहे हैं। मैं आपको ये भी अपडेट कर दूं अपने ऑडियंस को कि ऋतु कौशिक इस वक्त हमें जो ज्वाइन कर रही है वो खुद सिंघू बॉर्डर से कर रही है। और उनके साथ एक और है जो कलकत्ता से ताल्लुक रखती हैं, यहाँ भी आई थी, शाहीन बाग भी आई थी और अभी सिंघू बॉर्डर पर आई हुई है। तो मैं चाहूंगा कि वो अपनी बात रखिए। आप सभी शाहीन बाग का जो साथी हो, सबको हमारा संग्रामी अभिनंदन पहले, क्योंकि शाहीन बाग का जो संघर्ष, ये संघर्ष देश में एक बीजेपी का खिलाफ, जो बीजेपी जो चाहता है, जो हिंदू मुस्लिम बंटवारा करते हैं ना, बढ़ता है, उसको खिलाफ जो आवाज शाहीन बाग उठाया, पूरा देश में ये आवाज भी उस समय चला गया। और कोरोना के बारे में कोरोना के बारे में ये संघर्ष थोड़ा रुक गया, लेकिन संघर्ष अभी जारी है। मैं मालूम है कि ऑलरेडी कोलकाता में शाहीन बाग का संघर्ष शुरू हो गई दोबारा, लेकिन मैं मालूम है कि हमारा भी जो शाहीन बाग का जो संघर्ष वो जारी करना जरूरी, क्योंकि अभी तक ये तानाशाही बीजेपी भाजपा सरकार वो एनआरसी सीए वापस नहीं लिया, लेकिन अभी स्थगित है। और ये जो आज पूरा देश में जो किसान संघर्ष जारी है, ये संघर्ष में तो पूरा देश एकजुटता हो गई
और आप सभी सहमत हैं जो ये कानून किसके लिए ले आया? ये अदानी अंबानी हमारा देश का जो कॉर्पोरेट घराना उसको हित ने ही ये कानून बनाया। और आप सब मालूम है ये सोनीपत में ऑलरेडी 1 साल पहले अंबानी का एक स्टोर बना लिया, गोडाउन बना लिया ये सब्जी रखने के लिए। तो ये किस लिए? कालो बाजारी का करने के उनका मौका देने के लिए तो भाजपा सरकार को तो कलकत्ता में क्या, फिर आपने कहा कि कलकत्ता में दोबारा से शुरू हो गया सीएनआरसी के खिलाफ? ऑलरेडी शुरू हुआ। कब हुआ है? 15 तारीख 15 दिसंबर। अच्छा, 15 दिसंबर को जगह पर। हाँ शुरू हो गया। वो कंटिन्यू चल रहा है। ये बताइए आप सब लोग के क्या शाहीन बाग प्रोटेस्ट है, जामिया का प्रोटेस्ट है जो पूरे मुल्क में प्रोटेस्ट हो रहा था सीएनआरसी एनपीआर के खिलाफ, वो कोरोना की वजह से मुलतवी हो गया, दब गया और अब वो चर्चा, वो इशू बंद है, सरकार को भी एक तरीके से राहत मिल गई है। तो क्या इस प्रोटेस्ट को 1 साल हो गए हैं सीएनआरसी और अभी भी लोगों को डर है जिस या आइन पर खतरा बरकरार है, तो क्या दोबारा अब आप लोगों का कुछ है इसको शुरू करने का? ये तहरीक दब गई है, अब ये मामला जहन में नहीं है, क्या है रितु जी? थी कि संविधान के साथ हम ये जो खिलवाड़ बीजेपी सरकार करने जा रही है, हमारे जो संविधान का जो मूल जो आधार है वो है सेक्युलरिज्म। तो ये जो सीएए और एनआरसी जो सरकार लेकर आई थी, एनआरसी पहले लेकर आई और फिर एनआरसी में जो इनके सामने प्रॉब्लम आई, क्योंकि इन्होंने आसाम में सबसे पहले एनआरसी को लागू किया और वहां उन्होंने देखा कि मुस्लिम से भी ज्यादा संख्या में हिंदू जो हैं वो एनआरसी लिस्ट से बाहर चले गए। तो अब हिंदुओं को एनआरसी लिस्ट में इंक्लूड करने के लिए एक रास्ता इन्होंने अपनाया और वो रास्ता अपनाया उन्होंने कि नागरिकता के अंदर ही जो नागरिकता कानून था हमारे देश का उसमें ही उन्होंने संशोधन लाया और वो सीएए के द्वारा वो उनको इंक्लूड करना चाहते थे। तो ये जो इनकी चाल है भारतीय जनता पार्टी की, देश को धोखा देने की और देश के संविधान के साथ खिलवाड़ करने की, इसको देश की जनता बिल्कुल भी पसंद नहीं करेगी। इसके खिलाफ जरूर आवाज उठेगी, निहायती आवाज उठनी भी जरूरी है। तो आंदोलन खत्म नहीं हुआ है, जैसा कि अमिता जी ने बताया, आंदोलन लगातार जारी है और भी तीव्र गति से अभी आने वाले दिनों में आंदोलन होगा। सायमा, आपको क्या लगता है दोबारा कुछ इरादा है शुरू करने का? जी बिल्कुल, देखिए वक्त आएगा तो ये दोबारा शुरू होगा। और जैसे क्रांति तो शुरू हो चुकी है और हमें मालूम है हमारी लड़ाई लंबी है, क्योंकि हमें प्रेरणा मिलती है अपने बुजुर्गों से जो हमारा देश पहले भी एक बार आजादी की लड़ाई लड़ चुका है और ये बिल्कुल उनके ही नक्शे कदमों पर चल रहे हैं। और हमें फिर से मालूम है कि हमारी लड़ाई लंबी होगी और चिंगारी तो लग चुकी है। अब वो कहाँ से, अभी थोड़े टाइम के लिए इन्होंने कोरोना की आड़ लेके और जो काम करने चाहिए थे वो इन्होंने नहीं किए और कोरोना की आड़ में इन्होंने आंदोलन को खत्म किया। पर ये आंदोलन खत्म नहीं हुआ है, सबके दिलों में है और ये अन्याय कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। अन्याय के खिलाफ आवाज उठती रहेगी और जैसे कोलकाता में आंदोलन शुरू हो चुका है तो ये धीरे धीरे फिर से वैसे ही पूरे देश में एक बहुत बड़ा आंदोलन फिर से शुरू हो जाएगा। शम्स जैसे कि साइमा ने बताया और अमिता जी ने बताया कि आंदोलन ऑलरेडी शुरू हो चुका है, बिल्कुल सही बात है। और दूसरी बात ये है कि ये जो किसान आंदोलन चल रहा है ये सरकार के मुंह पर एक बहुत बड़ा तमाचा है कि इस आंदोलन में हिंदू, मुस्लिम, सिख सब एक साथ मिलकर इन काले कानूनों के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। तो अपने आप में जिस सेक्युलरिज्म के ताने बाने को भारतीय जनता पार्टी अपने हिंदुत्व के मुद्दे के लिए इसको बिगाड़ना चाहती थी लेकर, क्योंकि दुख सबके एक ही है। हिंदुओं का दुख, हिंदुओं पर जितनी गरीबी है, जितनी महंगाई है, जितनी अशिक्षा है, जितनी भूखमरी है, वही दुख, वही प्रॉब्लम मुस्लिम्स की भी है, वही सिख की भी है।
तो हम वो भी हिंदुओं की भी है। ऐसे ही अंग्रेजों ने किया था कि हमारे सोने की चिड़िया को लूट कर ले गए थे। भारत देश सोने की चिड़िया कहलाया जाता था। अब ये भी इन्होंने पूरा देश बेच खाया है, सिर्फ कृषि वर्ग बचता था, उस पे भी अब इनकी नजर है। तो पूरा देश इनकी राजनीति, इनकी रणनीति समझ चुका है और अब हम बटने वाले तो है नहीं। देखिए, आंदोलन को खत्म करने के लिए जहां हम आंदोलन शुरू करते हैं, जहां हम 4 लोग इकट्ठे होते हैं आंदोलन के लिए, आवाज उठाने के लिए काले कानूनों के खिलाफ, तो हमें सरकार, हमें प्रशासन कोरोना की धमकी देता है। कोरोना चल रहा है, धारा 144 लगी हुई है। और जब ये चुनाव लड़ते हैं, जो चुनाव में फिर ये पैसा भी इनके पास आ जाता है, जो कि गरीब मजदूरों के लिए इनके पास नहीं था। जो कोरोना काल में एकदम से इन्होंने लॉकडाउन किया और क्या हाल मजदूरों का रहा, तो उस वक्त इनके पास पैसा नहीं था। चुनाव लड़ने के लिए इनके पास पैसे हैं, चुनाव में खर्च करने के लिए। और तब कोरोना में धारा 144 कहाँ जाती है? उस वक्त धारा 144 क्यों नहीं होती है? आंदोलन को खत्म करने के लिए धारा 144 लगाई जाती है, पर ये इलेक्शन के लिए क्यों नहीं होती है? तो आपका क्या कहना है, क्या प्लानिंग है किसानों की? आप वहीं पर मौजूद हैं अभी। तो आगे की रणनीति यही है कि इस शोषणकारी सरकारों से, जो ये पूंजीपतियों की गुलामी करने वाली सरकारें हैं, इनसे सत्ता को छीनना है और मजदूर और किसानों का राज कायम करना है। कैसे छीनेंगे सरकार आपसे सत्ता? है तो इनकी सत्ता और मजबूत होती जा रही है। यहाँ खुद ही लोग अपनी सुरक्षा कर रहे हैं, यहाँ खुद ही लोग अपना एक खाना खिला रहे हैं एक दूसरे को। यहाँ पर खुद ही जो लोग हैं वहां सोने की व्यवस्था है, हर चीज यहाँ पर है। सिर्फ अभी अगर यह आंदोलन चलता रहा तो यहाँ पर शिक्षा के लिए विद्यालय भी खोले जाएंगे। तो सरकार की जरूरत लोगों को नहीं है, लोगों की जरूरत सरकार से है, लोगों से सरकार बनती है। राज अपना कायम जब तक नहीं हो जाता मजदूर किसानों का, तब तक लड़ाई जारी रहेगी। क्योंकि 1947 में जब हमें यहाँ पर हमारे देश को आजादी मिली तो वो समझौता था, वो लड़ाई अधूरी थी। अब उस लड़ाई को पूरा करने का समय आ गया है। खीमे को उन्होंने अपना घर बना रखा है, सारी चीजें वहां मौजूद है। उन्होंने अपना अखबार निकालना शुरू कर दिया है और अब वहां पर अपना स्कूल भी खोलने जा रहे हैं। मतलब एक गांव और एक महल, बल्कि एक शहर आबाद कर दिया है किसानों ने सिंघू बॉर्डर पर। इसी तरह से टिकरी बॉर्डर का मामला है। तो बहुत शुक्रिया रितु, और आप सबने हमें ज्वाइन किया। उम्मीद आइंदा इसी तरह हम डिबेट लेकर आते रहेंगे। आप सब जुड़े रहिए मिलर टाइम्स के साथ।